इस वीडियो में मैं भविष्य और वर्तमान की दोनों की साथ साथ बात करूंगा। जैसे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, वैसे ही बीजेपी अपने आप में एक परसेप्शन क्रिएटर है। देखो, बीजेपी ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों को लेकर के आम आदमी की नाराजगी के बावजूद इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आ गई है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हासिल कैसे हुआ यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है दोस्त, इस जीत के बाद भाजपा की जीत उसके अहंकार को ठीक वैसे ही बढ़ा देगी जैसे 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी का वो अहंकार बढ़ा था। इस चुनाव से एक बात बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गई होगी कि बीएसपी ने भाजपा के लिए बैटिंग की और इसका फायदा बीजेपी को मिला था। देखो, समाजवादी पार्टी से जितना नुकसान बीजेपी को हो रहा था, बसपा के वोटों ने उससे ज्यादा भरपाई करा दी। अभी और भी डाटा आने बाकी है और जड़ तक पहुंच करके एनालिसिस करने पर और तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन इंस्टेंट एनालिसिस में मैं सभी की बात करूंगा, केजरीवाल से लेकर के योगी से लेकर के अखिलेश से लेकर के प्रियंका गांधी तक। चलिए मिलकर बात करते हैं। जितने भी आपने विश्लेषण देखे होंगे दोस्त और आज पढ़ा होगा, उसमें आपने तीन बातों को बहुत कॉमन देखा होगा। कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ और तीसरा, मजबूत नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को लोगों ने पसंद किया। ये तीनों आपने देखा होगा। लेकिन इन तीनों के इतर अगर आप लोग देखेंगे, कॉमन बात आपको दिखाई देगी, वो है भाजपा के पास एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी मशीनरी है जो लास्ट लाइन में डिलीवरी सुनिश्चित करता है। यानी कि जो केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने, उन्हें इस बारे में बताने और मतदान के समय उनको बूथ पर ले जाकर उनका वोट डलवाने की बहुत शानदार मशीनरी है भाजपा के पास है, जो बाकी की पार्टियों के पास नहीं है। बात बिल्कुल साफ है। अब हम इसमें एक पॉइंट लेकर चलते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर ही वोट डाला गया है, तो दोस्त अब समझिए कैसे परसेप्शन को क्रिएट किया बीजेपी ने। और कानून व्यवस्था में तो कल्याण सिंह भी थे, मायावती भी थी, तो योगी जी में इतना क्या अलग हो गया, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनावी नजरिए से देखने की जरूरत है। ध्यान रहे कि मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ था, आपको याद होगा। और उनसे पहले भी भाजपा के ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम किया था। लेकिन यह नेता ना तो पूरे समय राज कर सके और ना राज्य में वापसी कर सके। ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मायावती ने कानून व्यवस्था में सुधार तो किए, लेकिन कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह पर नकेल कसी। और जब योगी आदित्यनाथ की बारी आती है तो योगी आदित्यनाथ के राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार तो हुआ, लेकिन नकेल किसकी कसी? 80 बनाम 20 की, यानी कि 20 वालों की। नकेल तो 80 वालों की कसी थी। और जो भाजपा लगातार प्रोजेक्ट करती रही, क्या क्या बोली, हमें नकेल कस दी 20 वालों की, अतीक अहमद की, आजम खान की, मुख्तार अंसारी की, इन सबकी नकेल कसी गई। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, खास करके अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने अपने हर भाषण में कहा कि अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी को जेल में ही रखा है और भाजपा को आप इसीलिए वोट दें। भाजपा ने इन तीन मुस्लिम चेहरों को प्रतीक बना दिया और इनके जरिए एक पूरे समुदाय को डिमोनाइज कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में हजारों एनकाउंटर हुए जिसमें मारे जाने और घायल होने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। सो भाजपा ने पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था को ही सांप्रदायिक बना दिया। यह बात आपको समझ में आ रही है? आ रही होगी। मैं आपको एक आयरनी देता हूं, आयरनी की बात बताता हूं मैं आपको। अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुई, बीजेपी बताती रही। लेकिन देखिए, धनंजय सिंह, विजय मिश्रा, सुशील सिंह, रमाकांत यादव, रघुराज प्रताप सिंह, अभय सिंह जैसे बाहुबली और आपराधिक छवि के लोगों ने चुनाव लड़ा था। सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है, वारंट होने के बावजूद धनंजय सिंह प्रचार में घूमते रहे। सो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का मामला नहीं है, यह बात आपको समझ में आ रही होगी, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला है। सिंपल। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को नहीं उतार करके भाजपा ने अपनों को मुसलमानी विरोधी और हिंदुओं को एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी के तौर पर पेश किया। हम कह सकते हैं कि वोट करने 2 लोग जाते हैं, एक हिंदू व्यक्ति और एक हिंदू मतदाता। ये दोनों ही अलग हो जाते हैं। जब बात खुद की आती है, ये रोजगार, बेरोजगार, कमाई, खर्चा पाली वाली जो बात आती है, महंगाई की जो बात आती है, वो जातियों में बट जाते हैं। और जब बात मुसलमान के खिलाफ की आती है तो ये हिंदू एक हो जाता है। तो हिंदू वोटर और हिंदू लाभार्थी तो अलग अलग चश्मे से देखने की आवश्यकता है। लास्ट मोमेंट पे क्या देखकर किसको वोट दे, कुछ नहीं पता। अब बात अखिलेश यादव की करते हैं। हार तो वो गए, लेकिन जीत भी वो गए। लेकिन अपना अपना नजरिया है। हार की बहुत सारी वजह मैं आपको गिना सकता हूं, इसमें विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगा।
हार की कुछ वजह अगर मैं आपको गिनाऊं, जैसे गठबंधन हुआ पर देरी से, उसकी वजह से जमीन पर सामाजिक गठजोड़ नहीं बन पाता है। गैर परंपरागत वोट जोड़ने की कोशिश में ओबीसी को ही अपने साथ नहीं ला पाए अखिलेश यादव। भाजपा यह चाहती थी कि यह चुनाव 3 में नहीं 2 ध्रुवीय हो, तो अखिलेश ने वही काम किया। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, उन्हीं की पिच पर खेले और अखिलेश यादव ने वो खेल बीजेपी के लिए खेल दिया। एक बात और, कोई भी भावुक मुद्दा खड़ा नहीं कर पाए अकेले अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव की टीम में स्टार प्रचारक की भारी मात्रा में कमी भी थी। एक सबसे बड़ी चूक आप ये भी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने नॉन जाटव दलित वोटों पर ध्यान नहीं दिया और वह जाति आधारित पार्टियों के गठबंधन के भरोसे ही रह गए और वोट ट्रांसफर ना इधर से उधर हो पाया ना उधर से इधर हो पाया। अब सवाल यह उठता है कि अखिलेश यादव की रैलियों में तो भीड़ बहुत दिखाई दे रही थी, तो ये जो भीड़ है या किराए वाली थी? देखो दोस्त, आप ये पूरा नहीं कह सकते, इसको भी एक अलग नजर से देखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि वो किराए वाली भीड़ थी, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर जीत को दर्ज किया है, यानी कि उसे 77 सीटों का सिंपल सा फायदा हुआ है। ऐसे में आधार तो पिछली बार से बढ़ा है, वोट प्रतिशत भी 10% बढ़ा है। हाँ, रैलियों की भीड़ से समर्थकों का उत्साह पता चलता है, सरकार का नहीं। इसका एक आपको बहुत बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं तो आप बिहार चलिए मेरे साथ। बिहार का पिछला चुनाव भी है, जहां राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव की रैलियों में उससे भी ज्यादा भीड़ थी और चिंता किसको सताई जा रही थी? नीतीश बाबू को। सत्ता में कौन आए? नीतीश बाबू। इस सारी तमाम बुरी खबरों के बीच में समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, डाटा मैं आपको देता हूं। जब 1992 में स्थापित समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे पहले विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 17.94% था। 3 साल बाद 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में यह वोट शेयर करीब 4% बढ़ जाता है और इस 21.8% हो जाता है। 2002 में यह 25.37% और 2007 में 25.43% हो जाता है। और 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले जब मुलायम सिंह यादव ने बेटे को साइकिल पकड़ा दी तो समाजवादी पार्टी का परसेंटेज तकरीबन 29.15% हो जाता है। बाप बेटे के बीच तकरार आती रही, लड़ाई झगड़े के वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने लगे, तो 2017 में वोट शेयर अगर समाजवादी पार्टी का देखेंगे वो घट जाता है, फिर से वो 21.8% पर आ जाता है। देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी को कभी भी 36.1% का वोट शेयर नहीं मिला, तो समाजवादी पार्टी कह सकती है कि हमारा वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन हाँ, सीटें उस मुताबिक नहीं बढ़ी है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे सीटें इनकी काफी अच्छी बढ़ गई हैं, तो पॉजिटिव बात उनके लिए। अब प्रियंका गांधी के लिए चुनाव कैसा रहा या कांग्रेस के लिए चुनाव कैसा रहा, ये मैं आपको बताता हूं। जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जैसे शख्सियतों में एक नाम अपना और जुड़ा दिया, अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पंजाब फतेह कर लिया है। अब इससे क्या हुआ? कांग्रेस का सफाया हो गया। आप एक बात को देखना, हमेशा दिल्ली में लड़े तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो जीत गए, पंजाब में लड़े तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े तो वो जीत गए। बीजेपी दोनों भी पिक्चरों में नहीं है, बीजेपी तीसरे नंबर चौथे नंबर के आसपास रहती है। पंजाब में 3 सीटें इनको मिली हैं, लेकिन हाँ, लकी आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस रहा है और बीजेपी के लिए कांग्रेस लकी रही है सत्ता में आने के लिए। मतलब कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं कि एक वो पायदान है जिस पर चढ़ करके सत्ता हासिल की जा सकती है। तो मेरा एक विश्लेषण इसमें यह भी था कि देखो कांग्रेस को जिंदा रखना क्यों बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं लिंक दे दूंगा, एनालिसिस ऑन कांग्रेस, 25-30 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें जाके देख सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी 92 के आसपास सीट लाती है। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ से पंजाब फिसल जाता है। यहां पे गौर करने वाली बात है कि इन तमाम पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक कदम पीछे यानी कि तीसरे नंबर पर ढकेलने की कोशिश करती रही। कुछ में वो सफल भी हो गई। इकराम इबोबी सिंह के गद्दी से हटने के बाद मणिपुर में भी कांग्रेस का यही हाल हुआ है। विधानसभा परिणामों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में एक नया साथी जुड़ गया है। बिना किसी स्थायी अध्यक्ष के चल रही ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने असंतुष्ट 23 यानी कि G23 वरिष्ठ नेताओं का गुट अब परिवार पर और तेजी से हमला कर सकता है। देखो, जितना विपक्ष कमजोर होगा उससे ज्यादा आपका लोकतंत्र कमजोर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कांग्रेस का कुछ पॉजिटिव देखते, तो नेगेटिव चल ही रहा है इनका, हमेशा नेगेटिव चल रहा है, अब थोड़ा भी नेगेटिव चला, लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिविटी में हम लोग ये कह सकते हैं कांग्रेस यूपी में कुछ नहीं कर पाई, भले ही कुछ नहीं कर पाई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस को पुरानी पहचान से जोड़ने की कोशिश की। दलितों और सवर्णों को पार्टी से जोड़ने की उनकी कोशिश जमीनी धरातल पे दिखाई भी दी। ऊपर से इंदिरा गांधी से उनकी तुलना एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है। लखीमपुर खीरी कांड, जिसमें 8 की 8 सीटें बीजेपी की तरफ चली जाती हैं, लखीमपुर खीरी कांड और आगरा में दलित की हत्या के बाद उनके तेवर यानी कि प्रियंका गांधी के तेवर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम किया था। यह बात बिल्कुल सही है। कई लोगों का यह भी मानना है, हो सकता है उन कई लोगों में आपका परिवार भी हो, आप भी हो, कि अगर कांग्रेस ने
प्रियंका गांधी को यूपी का सीएम कैंडिडेट बना दिया होता तो नतीजे बेहतर हो सकते थे। सत्ता में वे फिर भी नहीं आते, लेकिन हाँ सीट बढ़ जाती। लेकिन अब तो नतीजे सामने हमारे हैं, देखना हमें भविष्य की ओर है। और दिल्ली की रास्ता यूपी से होकर के जाता है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये रास्ता कभी बंद होने नहीं वाला है। इस लिहाज से क्या हो सकता है, हम ये कोशिश कर सकते हैं समझने की कि G23 प्रियंका गांधी को आगे रख सकता है, एक मजबूत कमेटी बना सकता है जो पार्टी के कार्यक्रम और निकट भविष्य की रणनीति पर काम करे। हालांकि इतना आसान भी नहीं, क्योंकि जनरेशन गैप आप समझते हो, क्योंकि कांग्रेस में ओल्ड और न्यू जनरेशन के बीच सामंजस्य बैठाना बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, और ये 10 साल से और ज्यादा दिखाई दे रही है। तो फिलहाल देखते हैं G23 क्या रुख करता है और कांग्रेस क्या रिवाइव या सर्वाइव करेगी, क्या फिर रिवाइव करेगी, देखने वाली बात है। केजरीवाल की पंजाब में जीत राहुल और ममता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी। पंजाब में 92 सीट लाने वाले अरविंद केजरीवाल भी डंके की चोट पर अब साफ तौर पे खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि कांग्रेस की उन्होंने बराबरी कर ली है। 2 राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें हैं और अब आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है और कुछ राज्यों में वो सरकारों में साझीदार है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पंजाब के बाद भी अरविंद केजरीवाल को एक बहुत लंबा सफर तय करना है, कई मीलों का सफर है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, आगे हो सकता है कि शरद पवार भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं या फिर ये कहते सुने जाएं कि जैसे कांग्रेस के बगैर विपक्षी मोर्चे की कल्पना नहीं की जा सकती, अरविंद केजरीवाल के बगैर भी कोई विपक्षी मोर्चा अधूरा रहेगा। और हो सकता है दोस्त, देखिए, अगर ग्रैंड अलायंस अगर कुछ बनता है तो केजरीवाल को प्रोजेक्ट ना करने की वजह इन लोगों के पास नहीं होगी। पहली बात, अगर प्रधानमंत्री पद का अगर उम्मीदवार बनाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अरविंद केजरीवाल एक नॉर्थ बेल्ट से आते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, भाषण अच्छा बोलते हैं, उनका जनाधार बढ़ता जा रहा है, लोग उनको मौका देने की मूड में दिखाई दे रही है। ये सारे फैक्टर चाहिए होते हैं अपना पलड़ा को भारी करने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल ने कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला वक्त स्वर्णिम होगा या फिर थोड़ा सा इस वक्त को आने में समय लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आप जो वक्त लाते हैं ऐसे नेताओं को, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल एज अ पीएम कैंडिडेट की जो दावेदारी है वो और ज्यादा मजबूत होने जा रही है? देखो, एक सिंपल सी बात है कि दिल्ली मॉडल पंजाब में अगर बिल्कुल हुबहू लागू कर दिया, फिर कुछ ऐसा कर दिया जो उन्होंने दिल्ली के अंदर किया है, तो आप यकीन मानना बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भैया पंजाब से भी सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना। एक बात बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मैंने एग्जिट पोल के लाइव में आपको साफ तौर पे बता दिया था कि देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी अगर 100 सीट के आसपास लाती है और पंजाब में आकर के ये काम अच्छा कर देते हैं तो आने वाले वक्त में विपक्ष का भूमिका निभा सकती है आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर। और जनता की मूड की कुछ पता भी तो नहीं है, वो पता चलेगी हमें सबको मौका दे दिया, अब हम अरविंद केजरीवाल को मौका देंगे। मतलब सुपड़ा साफ, जब भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आती है तो सिंगल डिजिट में सब निपट जाते हैं। तो इस तरह का आप उत्तर प्रदेश की जनता भी कर सकती है। मतलब बीजेपी का जो टेम्पलेट है ना, तो अरविंद केजरीवाल उस टेम्पलेट में फिट हो रहे हैं, लेकिन अपने गवर्नेंस के दम पर हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।